हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड के मैकेनिज्म के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोलिसिस क्या होता है। हमें हाइड्रोलिसिस किसका कराना है? अल्काइल हैलाइड का। तो हमने ले लिया R बॉन्ड X यानी अल्काइल हैलाइड। अब हाइड्रोलिसिस का मतलब तो आपको पता ही है। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है? वाटर की वजह से किसी चीज का टूटना, क्योंकि हाइड्रो मीन्स वाटर और लिसिस मीन्स ब्रेक होना। तो अल्काइल हैलाइड आपका क्या होगा? इसका रिएक्शन हो रहा है वाटर के साथ में, ठीक है। तो ये ब्रेक जब हो रहा है तो क्या होगा आपका, ये H2O जो है इसमें क्या होगा कि एक आपका न्यूक्लियोफाइल यानी X जो है वो बाहर निकल जाएगा और यहाँ से OH आकर अटैच हो जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? R बॉन्ड OH देन X माइनस, यही तो फॉर्म होगा हमारा। अगर अब आपको ये लग रहा है कि H2O है यानी कि H प्लस है, OH माइनस है, ये OH हमने यहाँ पर लाकर अटैच कर दिया R के साथ, तो यहाँ पर तो H होना चाहिए था, H और X होना चाहिए था, ठीक है, HX होना चाहिए था। बट इसको हम ऐसे नहीं लिखते हैं, HX ना लिख के हम इसको X माइनस लिखते हैं। ऐसे ना लिख के हम डायरेक्टली इसको लिखते हैं X माइनस। क्लियर है ये चीज? तो इसलिए यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ R बॉन्ड OH प्लस X माइनस। अब इसमें जो आपका रिएक्शन हुआ है, इसके लिए अगर हम एक एग्जांपल ले लें, तो जब भी हमें हाइड्रोलिसिस करना होगा अल्काइल हैलाइड का, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हमें जो कार्बन एटम लेना हो वो 3 डिग्री का लेना हो, ठीक है। 3 डिग्री का हम क्यों लेने की कोशिश करते हैं? क्योंकि उससे आपका रिएक्शन ज्यादा बेटर होता है। वो अगर आप आगे भी पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हमें 3 डिग्री मिल जाए। तो उसके लिए हमने एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले लेते हैं CH3 का होल थ्राइस C, देन X की जगह हम कोई हाइड्रोजन ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है। अगर हमने क्लोरीन ले लिया, अब इसका जब हमने हाइड्रोलिसिस कराया, ठीक है, जब हमने वाटर के साथ इसका रिएक्शन कराया तो हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 का होल थ्राइस, देन यहां से OH आके हमारा अटैच हो जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? CH3 का होल थ्राइस C, देन OH प्लस हमारा क्या बाहर निकल जाएगा? Cl, क्लोरीन हमारा बाहर निकल जाएगा। यही तो यहाँ पर हो रहा था, हेलोजन हमारा बाहर निकल रहा था, न्यूक्लियोफाइल हमारा बाहर निकल रहा था, तो यहाँ पर क्लोरीन हमारा बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये हमारा बन गया प्रोडक्ट। अब हम इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये आपका SN1 का मैकेनिज्म है, ये एक स्टेप में नहीं होता है, ये 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आपका एक न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलता है, देन सेकेंड स्टेप में आपका एक न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करता है। तो सबसे पहले स्टेप 1 हम देख लेते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, हमने ले लिया CH3 का होल थ्राइस CCl, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि फर्स्ट स्टेप में एक आपका न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलता है, तो क्लोरीन हमारा सबसे पहले बाहर निकलेगा। तो क्या बन गया? ये Cl माइनस, और क्या हमारा बच गया? CH3 का होल थ्राइस C। यही तो हमारा बच गया है टोटल पार्ट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH3 CH3, यानी क्या हो गया? ये आपका CH3 का होल थ्राइस C, और यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज, यानी क्या हो गया? कार्बोकैटायन हमारा बन गया। तो इसको हम बोल सकते हैं कि स्टेप 1 में क्या हो रहा है? हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो रहा है, ठीक है। कार्बोकैटायन हमारा बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, यानी जो आपका इंटरमीडिएट यूज हो रहा है इस SN1 रिएक्शन के अंदर, वो इंटरमीडिएट कौन सा है? कार्बोकैटायन है। इंटरमीडिएट कौन सा है इसके अंदर? कार्बोकैटायन। अब ये जो आपका स्टेप हमने देखा फर्स्ट स्टेप, इसमें ये जो रिएक्शन हो रहा है ना फर्स्ट स्टेप में, ये रिएक्शन सबसे स्लोवेस्ट स्टेप का रिएक्शन होता है, सबसे स्लोवेस्ट है ये, ठीक है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वही आपका होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप ही आपका RDS है, ये सबसे स्लोवेस्ट स्टेप है। अब ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होता है? इस वाले स्टेप में फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? एक आपका न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल गया। सेकेंड स्टेप में आपका क्या होगा? ये मैं रफ करके यहाँ पे बता देती हूँ। सेकेंड स्टेप जो होगा आपका, उसमें क्या होगा कि एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, यानी इसमें क्या होगा? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल।
ठीक है, तो ये कैसे होगा, अब ये जो है आपका कार्बोकैटायन, ठीक है, इसके ऊपर आपको अटैक कराना है, तो इसको हमने सबसे पहले लिख लिया CH3 का होल थ्राइस देन C, यही है हमारा। अब इस पे हम क्या करेंगे, अटैक कराएंगे न्यूक्लियोफाइल का, यानी वाटर का, H2O का, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका H2O है वो एज अ सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है, मतलब यही सॉल्वेंट भी है और यही आपका न्यूक्लियोफाइल भी है, क्योंकि यहाँ पर कोई और चीज दे नहीं रखी, ठीक है। अगर दूसरा कोई न्यूक्लियोफाइल दिया होता तो सिर्फ ये सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा होता, बट यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ये H2O आपका एज अ सॉल्वेंट भी एक्ट कर रहा है और एज अ न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट कर रहा है। और ये कैसा सॉल्वेंट है H2O, तो ये है आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक, ठीक है। ये क्या है ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने अटैक कराया न्यूक्लियोफाइल का, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है, अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा किसको, प्लस के पास यहाँ पर। तो हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 का होल थ्राइस, देन क्या है हमारे पास C, उसके बाद यहाँ पर आ गया हमारा H2O, तो ये H2O पूरा का पूरा आपको यहाँ पर लगाना है, H प्लस और OH माइनस ऐसे करके नहीं लगाना है, पूरा H2O आपको यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा H2O, क्लियर है इतनी चीजें। अब यहाँ पर बताइए, यहाँ पर ऑक्सीजन ने अपना वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन दिया है ना यहाँ पे, तो इसके ऊपर क्या होगा, एक प्लस चार्ज भी आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, क्लियर है इतनी चीजें। अब इसके बाद ये मैं रफ कर रही हूँ, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस पर फिर से वाटर का अटैक हो जाएगा, H2O ने फिर से अटैक करा, तो इसके पास क्या है, 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास। तो अब ये क्या करेगा कि ये जो H है आपका, ये H प्लस को इसने खींचा अपनी तरफ, ये यहां से टूट रहा है ये, और ये इसकी तरफ आ रहा है, तो फाइनल हमारा फिर प्रोडक्ट क्या बन गया, अब ये H तो H प्लस बन के बाहर निकल गया, तो बचा क्या हमारा CH3 का होल थ्राइस C एंड OH, यही तो बचा, CH3 का होल थ्राइस C और OH हमारा बच गया, यहाँ पर इस पर ये प्लस चार्ज है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया फाइनल प्रोडक्ट। अब इसमें जैसे हमने देखा था स्टेप 1 में क्या होता है, हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है, इसमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये बन रहा है CH3 का होल थ्राइस COH। अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जितना आपका स्टेबल कार्बोकैटायन होता है उतना ही आपका रेट हाई होता है, लेकिन वो स्टेबल कार्बोकैटायन आपका ऑटोमेटिकली बनना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने उसका रीअरेंजमेंट कराया है, रीअरेंजमेंट करके आप स्टेबल कार्बोकैटायन बना रहे हैं। आपने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी सीखा हुआ है रीअरेंजमेंट के बारे में, कैसे करते हैं हम, या तो हम क्या करते हैं, हाइड्राइड आयन होता है उसका शिफ्टिंग कराते हैं, या हम मिथाइल का कराते हैं ना, CH3 प्लस का कराते हैं, या फिर हम किसका कराते हैं, फिनाइल का करते हैं, फिनाइल शिफ्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं यही बता रही हूँ कि आपको शिफ्टिंग नहीं करनी है, आपको ये नहीं करना है कि शिफ्टिंग करके रीअरेंजमेंट करके आपको स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है, नहीं, ऑटोमेटिकली आपका स्टेबल कार्बोकैटायन अगर बन रहा है तो आपका रिएक्शन जो है उसका रेट हाई होगा, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स है इसके अंदर, ये मैं रफ कर देती हूँ, आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, उन पॉइंट्स को थोड़ा सा मैं इलेबोरेट कर देती हूँ आपको। अब सबसे पहला स्टेप या एक एक पॉइंट आप समझते जाइए, जैसे पहला पॉइंट हमने ले लिया यूनिमॉलिक्यूलर, पढ़ा था ना हमने ये प्रीवियस वीडियो में अपने, ये हम लोग SN1 जो आपका होता है ना SN1, इसको हम लोग बोलते हैं ये यूनिमॉलिक्यूलर है। तो ये बात वैसे अगर आप देखें तो यूनिमॉलिक्यूलर तो SN1 में बोला गया है कि होता है ये, बट वैसे अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो ये गलत है, क्योंकि अभी मैंने आपको पढ़ाया जस्ट कि आपका SN1 रिएक्शन एक स्टेप के अंदर नहीं हो रहा, 2 स्टेप में हो रहा है, ठीक है। तो जब भी आपका कोई रिएक्शन एक स्टेप के अंदर कंप्लीटली नहीं बन रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अगर है तो वहां पर मॉलिक्यूलैरिटी की बात हम नहीं करते केमिस्ट्री में, ठीक है। बट यहाँ पर तो करी गई SN1 रिएक्शन, जो ये हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी है, बट फिर भी हम बोल रहे हैं कि यूनिमॉलिक्यूलर है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर। इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि ये हमारा कैसा रिएक्शन है, ये है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ये क्या चीज है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने इसको क्यों बोला था,
यूनिमॉलिक्यूलर क्यों बोला था? क्योंकि जब हम रिएक्शन करा रहे होते हैं तो वहां पर जो आपका रिएक्टेंट प्रेजेंट होता है उसका सिर्फ आपका एक ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, और सिर्फ आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ वन मॉलिक्यूल है आपका रिएक्टेंट का, वन मॉलिक्यूल। तो वन मॉलिक्यूल है इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये यूनिमॉलिक्यूलर है, और यही कारण है, एक मॉलिक्यूल है इसीलिए हम बोलते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वैसे अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको ऐसे नहीं पता लगता है, ये पता लगता है जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं ना उस टाइम पे कि कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर है या सेकेंड ऑर्डर है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट हुआ था तो हमें ये पता लगा था कि जो SN1 है आपका, इसका जो रेट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अल्काइल हैलाइड के, यानी R बॉन्ड X के। ठीक है, अब R बॉन्ड X के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इस पर पावर दी गई है 1। अब 1 पावर है, इट मींस क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है यानी यूनिमॉलिक्यूलर है। ठीक है, अब अगर इसके लिए बोल दिया जाए कि रेट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है RX यानी अल्काइल हैलाइड के, इसकी पावर 1 दे दे, और हमने लिख दिया न्यूक्लियोफाइल, इसकी भी पावर को हमने 1 कर दिया। ठीक है, तो अब इसका अगर आप देखेंगे तो इसका जो ऑर्डर है रिएक्शन का वो कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर? सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि कैसे हम ऑर्डर निकालते हैं, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 1 + 1 = 2, तो ये हो जाता है हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर जो आपका रेट है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R बॉन्ड X की होता है, इसके ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, इसके ऊपर हमारा रेट SN1 के अंदर डिपेंड नहीं करता है। अगर सपोज कीजिए अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था वहां पर क्या करते कि जो आपका H2O था, ठीक है, वो सॉल्वेंट था ना, न्यूक्लियोफाइल था, अगर उसका कंसंट्रेशन हम लो कर देते तो भी रेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आपके। ठीक है, अगर सपोज कि जो आपका रिएक्टेंट है, ठीक है, उसका हमने कंसंट्रेशन बढ़ा दिया और हमने जो आपका वहां पर हमने न्यूक्लियोफाइल लिया था H2O, उसकी जगह हम अगर मान लीजिए OH- ले लेते या CN- ले लेते, कोई सा भी न्यूक्लियोफाइल ले लेते, उसका अगर हमने कंसंट्रेशन बढ़ा भी दिया होता तो भी रेट पे हम कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि रेट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिर्फ अल्काइल हैलाइड के है, न्यूक्लियोफाइल के नहीं है। अगर इसका रेट अगर आपने अल्काइल हैलाइड का 2 गुना बढ़ाया है तो रेट 2 गुना बढ़ेगा। ठीक है, अगर आपने 3 टाइम्स बढ़ाया है, ट्रिपल टाइम्स, तो ट्रिपल टाइम्स बढ़ेगा। लेकिन न्यूक्लियोफाइल का रेट आप चाहे कितना भी बढ़ा लीजिए, 2 गुना 3 गुना, ठीक है, आप कितना भी बढ़ा लीजिए या आप कितना भी कम कर लीजिए, उससे रेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेट के ऊपर आपके कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। अगर आपने लो कंसंट्रेशन कर दिया न्यूक्लियोफाइल का, उस केस में यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अगर आपने लो कंसंट्रेशन कर दिया, ठीक है, लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो भी उससे क्या हुआ कि रेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिर्फ अल्काइल हैलाइड के ही है। क्लियर है इतनी चीजें? अब यहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ पर आपको स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना होता है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन कैसा बनाना होता है, स्टेबल कार्बोकैटायन। ठीक है, अब जितना कार्बोकैटायन आपका स्टेबल बनता है उतना आपका रेट हाई होता है SN1 में। ठीक है, उतना ज्यादा वो SN1 देगा। अब आपको स्टेबल कार्बोकैटायन बनाने के लिए क्या देखना होता है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो, 3 डिग्री का मिल जाए हमें, तो कैसे मिलता है, इसमें आपको ऐसा नहीं है कि आपको रीअरेंजमेंट करके करना है, नहीं, डायरेक्टली मिलना चाहिए। अब यहाँ पर आपको पता ही है कि हमने 3 डिग्री क्यों लिया था, ताकि हमें स्टेबल कार्बोकैटायन मिल जाए, क्योंकि जो आपका सीक्वेंस फॉलो होता है वो यही तो होता है कार्बोकैटायन के लिए, 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझनी थी इसके अंदर। ठीक है, अब इसको मैं रफ कर रही हूँ, एक और पॉइंट आप समझ लीजिए, सेकेंड पॉइंट, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन टेक्स प्लेस। ठीक है, रीअरेंजमेंट इसमें हो रहा है, ठीक है, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट हो रहा है, लेकिन रीअरेंजमेंट होता है तो क्या होता है, स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है, यही तो होता है स्टेबल कार्बोकैटायन। ठीक है, रीअरेंजमेंट भी हो गया, ठीक है, स्टेबल कार्बोकैटायन भी बन गया आपका। ठीक है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इससे आपके रेट पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है, तो नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ये आपका जो है स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाएगा, फिर भी रेट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नो इफेक्ट।
ऑन रेट। ठीक है, आपका स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म तो हो गया, लेकिन फिर भी रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि अभी आपको मैंने समझाया था कि जब रीअरेंजमेंट के बाद कोई स्टेबल कार्बोकेटाइन हमने फॉर्म किया है तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो ऑटोमेटिकली बन रहा है आपका रिएक्शन में, तब तो ठीक है, तब तो रेट हाई होगा आपका। लेकिन आपने शिफ्टिंग करके, रीअरेंजमेंट करके कराया है, आपने फिनाइल शिफ्ट किया है, हाइड्राइड शिफ्ट किया है, मिथाइल शिफ्ट किया है, ठीक है, आपने उस तरीके से करके अगर आपने रीअरेंजमेंट के बाद स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाया है तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन पे, रेट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में और भी जो हमारे पॉइंट्स बचे रह गए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है अगर आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।